हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के राष्ट्रपति। तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड आज टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो जो संघ की कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र नेताओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है वह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसे संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन है जो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो इसमें से वह व्यक्ति है भारत के राष्ट्रपति। तो यही अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत के राष्ट्रपति है वह किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति है वो चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन है जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो इनमें से जो भारत के राष्ट्रपति है वह क्या करते हैं? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 2 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनमें से वह कौन सा समाधान है जो राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? तो इनमें से वह समाधान है लघुकरण। तो इसी के द्वारा वो क्या करता है? दंड की प्रकृति को बदल सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो इनमें से वह व्यक्ति है भारत के राष्ट्रपति जो विधायकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? तो इसमें से जो भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है वह है भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो भारत में जो वित्तीय आपात लागू करने का जो समय है वह है कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है इसके लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इनमें से जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं वो है विधानसभा के नामांकित किए हुए सदस्य। इसके अलावा जो दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य होते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग जो है कार्यवाही वह की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रपति को इनमें से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या करते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारण से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या कोई अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को वो नहीं निभा पाते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? मात्र 6 महीने के लिए क्या करता है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या वो त्याग पत्र दे देते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी जो कार्य होता है वो राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है केवल संसद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र कौन से राष्ट्रपति है। तो भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति है, वह है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है वह क्या करता है, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो भारत के वह राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो क्या हुए थे, इनकी जो मृत्यु थी वो क्या हुई थी, कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा पद है जो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता है। तो इसमें से जो भारत का राष्ट्रपति है वह नियुक्त नहीं कर सकता है उपराष्ट्रपति को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है तो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत करेगा। तो जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्य नहीं करता है तो राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करते हैं वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी जो विवाद है उनका फैसला करते हैं चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से वह कौन सा पद है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इनमें से वह नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं वो है भारत का न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल। इन तीनों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो आपको इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो इसमें से जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं, इन दोनों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। यानी आपको इसमें से बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक इनमें से वह कौन है जो अपने पद पर रह सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक जो राज्य के राज्यपाल है वो क्या कर सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो आपको इसमें बताना है कि जो वित्त बिल होता है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो वित्त बिल के लिए जो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है वो आवश्यक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, यानी आपको इसमें से बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को
हटाए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा क्षमा प्रदान कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। तो इसी में भारतीय जो राष्ट्रपति है उसको उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से वह कार्य कौन सा है जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो इसमें से जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है वो है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, इसके अलावा लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना और लोकसभा का सत्रवासान करना। ये तीनों के तीनों क्या है? राष्ट्रपति के कार्य है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय जो पत्र होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जो अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है वह क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद लगभग 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति होती है वो है पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। ये तीनों की तीनों जो शक्ति है वो क्या है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला था भारतीय डाकघर अधिनियम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है वह है एंग्लो इंडियन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे
पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को, यानी आपको जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक है यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति क्या करता है उस विधेयक का। तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करता है, अनुमति दे देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड। इसके अलावा जो टॉप 50 क्वेश्चंस है वो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।